नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की एक और नई कहानी। ऊसर में बीज। गुड़िया, सुनील चाचा का फोन था। एक बुरी खबर है गुड़िया, अपना निक्की नहीं रहा। बुरी खबर सुनने के लिए मैं अपने दिल को मजबूती से थामे हुई थी, पर वह खबर इतनी बुरी होगी इसका तो अनुमान ही नहीं था। नहीं रहा मतलब? मैंने पूछा और खुद ही सहम गई। क्या इन शब्दों का मतलब अब मुझे किसी से समझना पड़ेगा? दो बच्चों की माँ हूं मैं, क्या जिंदगी भर गुड़िया ही बनी रहूंगी? पर क्या करूं? निक्की चाचा के साथ इन शब्दों की संगति बिठाना मेरे लिए कठिन हो रहा था। निक्की चाचा का गोरा चिट्टा हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा के लिए आंखों से ओझल हो गया है। यह सोचना भी असंभव था, कल्पना से परे था। मुझे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा। फिर मैंने पूछा, यह सब कब हुआ? कैसे हुआ चाचा? तारीख अभी ठीक से पता नहीं है, 9 या 10 के आसपास समझ लो। अब इन दोनों देशों में तारीखों का ऐसा घपला है कि ठीक से बता पाना मुश्किल है। बीमार थे? डिटेल्स तो अभी पता नहीं है, पर शायद हार्ट अटैक था। सीवियर हार्ट अटैक? पर ऐसी कोई केस हिस्ट्री नहीं थी ना। हो सकता है पहला ही अटैक जानलेवा साबित हुआ हो। पर एक बात अच्छी ये हुई कि उन्होंने बेहोश होने से पहले एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। नहीं तो किसी को पता ही न चलता और लाश कमरे में पड़ी सड़ती रहती। लाश? 6 फीट लंबे चौड़े निक्की चाचा एकदम लाश में तब्दील हो गए। ओह। अब? मैंने पूछा। अब क्या, बॉडी मार्ग में पड़ी है। मैंने बॉडी शब्द को भरसक मन से निकालते हुए कहा। मेरा मतलब था अब आगे क्या विचार है? देखते हैं, सुशील से कहा तो है, कह रहा था कुछ इंतजाम करेगा। पीछे से चाची भुनभुना रही थी। हमने तो कितनी बार कहा था राहुल को साथ लेते जाओ, वहीं इसका भी कुछ ठिकाना कर देना, पर नहीं माने। आज लड़का साथ में होता तो आखिरी वक्त में पानी पिलाने वाला तो कोई होता। अब चुप भी करो। जब देखो एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारे उस नालायक बेटे को मेरे सिवाय कोई नहीं झेल सकता, याद रखो। मैं डर गई कि अब अगर इन लोगों की जुगलबंदी शुरू हो गई तो मुझे तो ये लोग भूल ही जाएंगे। गनीमत थी कि चाचा को याद था कि फोन के उस पर मैं हूँ। बोले, जो कुछ भी होगा तुम्हें खबर कर दूंगा गुड़िया। चाचा, आपको खबर किसने दी? उसके दोस्तों ने। वही मॉन्ट्रियल में रहता है। उसे भी अस्पताल वालों ने खबर की थी। डिटेल्स मिलने पर वह फिर फोन करेगा। मैंने सुशील को तो कल रात ही फोन कर दिया था, पर उतनी रात तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगा। इसलिए आपने पूरे 14 घंटे बाद मुझे यह खबर दी है। क्या उससे मुझे परेशानी नहीं हुई होगी? पर यह बात मैंने कही नहीं, चुपचाप फोन रख दिया। उसके बाद कितनी देर तक बैठी मन को सहलाती रही, चुपचाप आंसू बहाती रही। ये टूर पर नहीं होते तो मैं फोन करके उन्हें घर बुला लेती, उनके कंधे पर सिर रखकर खूब रो लेती। निक्की चाचा की यादें ताजा करती, उनकी बातें करके मन को हल्का कर लेती। यूं तो निक्की चाचा घर भर के ही लाडले थे, पर मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं उनके ज्यादा निकट हूँ। उनका यह नाम भी मेरा ही दिया हुआ था। बचपन में निखिल नहीं कह पाती थी तो निक्की कहती थी। परिवार की बड़ी बेटी थी तो चचेरे फुफेरे भाई बहनों ने भी बाद में यही नाम उठा लिया। वे सबके लिए निक्की चाचा या निक्की मामा हो गए। और तो और भाई भाभीियों के लिए भी वे निक्की और निक्कू हो गए। करीब आधा पौना घंटा शांति से बैठने के बाद मैंने दिल्ली सुशील चाचा को फोन लगाया। चाचा, अभी अभी झांसी से मुझे इस हादसे की खबर मिली है। आपके पास भी फोन आया होगा ना? हाँ, कल रात को ही आ गया था। इट वॉज सिंपली शॉकिंग। मैं तो अब तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब आगे क्या इरादा है? इरादा क्या होगा, इतनी दूर कोई जाने से तो रहा। तो उन्हें ही यहाँ ले आए। मैंने जानबूझकर बॉडी शब्द का प्रयोग नहीं किया, मुझसे किया ही नहीं गया। पर सुशील चाचा ने ऐसी कोई भावुकता नहीं बरती, छूटते ही बोले, पागल हुई हो? बॉडी यहाँ लाने का मतलब जानती हो? पूरे 2 लाख का खर्च है। इतना किसके पास है? फिर? फिर क्या? सिम्मी का देवर वहां कैलिफोर्निया में है।
उतना पास तो नहीं है पर हमारे मुकाबले पास ही कहा जाएगा। उससे कांटेक्ट कर रहा हूँ। सिम्मी कौन? तुम्हारी चाची की छोटी बहन, बेरल वाली। चाची की छोटी बहन का देवर, वह निक्की चाचा के अंतिम संस्कार का भार उठाएगा? मेरा मन तो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। आखिर कहीं तो कुछ तालमेल हो। चाचू, इससे तो अच्छा था हम उन्हें यहीं ले आते, सब मिलकर खर्च शेयर कर लेते। कहा ना बेटा, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। और हम सब मिलकर भी कितना इकट्ठा कर लेंगे। मेरी हालत तो तुम जानती हो, और झांसी वाली भाभी का स्वभाव भी तुम्हें मालूम है। भैया कुछ दे भी देंगे तो भाभी मरने के बाद भी निक्की को कोसती रहेंगी। इट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी। उसकी हंसती मुस्कुराती छवि हमारे मन में है, वह वैसी ही बनी रहे, यही अच्छा है। शेयर वेस्ट ऑफ मनी, ये शब्द चाक की तरह कलेजे को चीरते चले गए और मैंने फोन रख दिया। चाचा की मृत्यु से मन उतना नहीं कल्पा होगा जितना इन दोनों चाचाओं की बेरुखी से। यही वे लोग हैं जिनकी यादें मन में सजोए वह शख्स परदेश में अपना अकेलापन काट रहा था। इन्हीं की मोह की डोर में बंधा हुआ वह हर 2 साल बाद ढेर सारा किराया खर्च करके घर आता रहा। जब भी आता चारों तरफ खुशियों की बरसात कर देता। ये खुशियां सौगातों के रूप में बरसती। बच्चा बूढ़ा कोई भी उपहारों की लिस्ट में नहीं छूटता था। नए जन्मे बच्चे से लेकर नई ब्याही दुल्हनिया तक सब उनकी याद में दर्ज थे। हम लोगों के घरों में जितना भी कीमती दुर्लभ सामान है, सब निक्की चाचा की बदौलत है। जब तक रहते एक उत्सव का माहौल बना रहता। एक दो बार मैंने कहा था, चाचा इतने शाह खर्च मत बनो, अकेले हो बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखो। वे कहते, गुड़िया मैं वेलफेयर स्टेट का बाशिंदा हूँ, मेरे बुढ़ापे की फिक्र मेरी गवर्नमेंट करेगी। मैं तो यहाँ भाग कर इसलिए आता हूँ कि ये नए बच्चे मुझे याद रखें। भैया भाभी लोग तो मुझे भूलेंगे नहीं, जानता हूँ। उनका प्यार भी मुझ पर हमेशा बना रहेगा, इसका विश्वास है। पर इन नए लोगों में तोहफे की शक्ल में अपना प्यार बांटता हूँ। इसी बहाने ये लोग मुझे प्यार करेंगे, मुझे याद रखेंगे। कभी कहते, बिटिया, खाली हाथ आया मेहमान किसी को अच्छा नहीं लगता। दुनिया में एक ही घर ऐसा है जहाँ आदमी बेखटके जब चाहे मुंह उठाए खाली हाथ जा सकता है, वह माँ का घर होता है। पिता का प्यार या स्वागत भी एकदम निरपेक्ष नहीं होता। उनके भी कुछ अरमान होते हैं, पर माँ के लिए तो बेटे का घर आना ही एक सौगात होता है। मैं कहती, दादी की बहुत याद आती है ना? हाँ, और तुम्हारी मम्मी भी बहुत याद आती हैं। जब माँ नहीं रही तो मैं बड़ी भाभी में ही उनकी झलक देख लिया करता था। और अब भाभी की झलक तुम में देखता हूँ, इसलिए तो हर बार तुम्हारे पास 2-4 दिन के लिए ही सही जरूर आता हूँ। निक्की चाचा के भोपाल आगमन की खबर पाते ही मैं अपने घर को झाड़ पोछ चमकाना शुरू कर देती थी। नए पर्दे, नई चादरें, नए कप प्लेटें, नए पाव पोश, नई बाल्टियां, यहाँ तक कि डस्टबिन भी नई ले आती। अपने फ्रिज को कोल्ड ड्रिंक से भर देती, नाश्ते के सामान का अंबार लगा देती। रोज के हिंदी अखबार के साथ एक आध अंग्रेजी अखबार मंगाना शुरू कर देती। बाहर आने जाने वाले कपड़ों को रोज के लिए निकाल लेती। मेरे पति मेरी यह उठा पटक हड़बोक शांत भाव से देखते रहते। कभी मुस्कुराकर कहते, क्यों इतना परेशान हो रही हो? जानती तो हो कि वे भोपाल तुम्हारे लिए नहीं आते हैं। तुम्हारा घर तो सिर्फ वेटिंग रूम है। तो मैं तुनक कर कहती, कोई जरूरी है कि वेटिंग रूम मनहूस ही हो? इसी बहाने घर की थोड़ी शक्ल सुधर जाती है, तो क्या हर्ज है? वैसे वे जो कहते ठीक ही कहते थे। मेरे अलावा भोपाल में चाचा के लिए एक और भी आकर्षण था। इनकी राय में तो वही खास आकर्षण था। उस आकर्षण का नाम था शेफाली, शेफाली दास गुप्ता। इसी जमाने में वे चाचा के साथ पढ़ती थी। अब एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी थी। चाचा की नजरों में शेफाली वॉज अ परफेक्शन पर्सनिफाइड। उनका सौंदर्य, उनका परिधान, उनका केश विन्यास, उनकी गृहसज्जा, उनका अभिजात्य, सब कुछ अल्टीमेट था। मैं सोचती अच्छा हुआ चाचा ने शादी नहीं की, नहीं तो उनकी बीवी तो शेफाली आंटी की तारीफ सुन सुनकर ही जल भुन जाती। या क्या पता, चाचा की शादी न करने का कारण शेफाली आंटी ही हो। जिस दिन चाचा भोपाल पहुंचते उसी शाम शेफाली आंटी के बंगले पर हाजिरी देने जाते। वे मन से ही सही, हमें भी साथ जाना पड़ता।
चाचा उन लोगों के लिए भी नायाब तोहफे लाते, जिनको वे अत्यंत कृपावंत होकर स्वीकार करते। आंटी, हाउ क्यूट, हाउ ब्यूटीफुल, सिंपली मार्वलस कहकर उन तोहफों को नवाजती और चाचा का चेहरा खुशी से खिल उठता। चाचा की खातिर हमें दास गुप्ता लोगों को खाने पर बुलाना पड़ता। शर्मा शर्मी में वे भी हमें दावत दे डालती। दोनों ही अवसरों पर उनकी बेरुखी साफ झलकती। और ये स्वाभाविक भी था। हमारे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर में भी जमीन आसमान का अंतर था। वे लोग केवल चाचा की खातिर हमें झेल लेते थे। बाद में एक ही शहर में रहते हुए भी हम अजनबी हो जाते थे। शोक का पहला आवेग उतरते ही मुझे शेफाली आंटी की याद आई। यह खबर तो उन्हें देनी ही थी। रात के कोई 8 बजे होंगे जब मैंने उन्हें फोन लगाया। हमेशा की तरह उनके सेवक नहीं उठाया। बात बहुत जरूरी है यह बताने के बाद ही वह मैडम को फोन पर बुलाने को राजी हुआ। कुछ ही क्षणों में फोन पर उनका लहराता स्वर आया। हेलो आंटी, मैं सविता बोल रही हूँ। सविता? उनका प्रश्नार्थक स्वर हवा में टंग गया। सविता मतलब निक्की चाचा की भतीजी। निक्की चाचा? निक्की चाचा मतलब मिस्टर निखिल रायजादा, कनाडा वाले। ओह, तुम्हारा नाम तो कुछ और हुआ करता था। जी, वो घर पर मुझे गुड़िया कहते हैं ना। ओके। अच्छा बोलो, फोन कैसे किया? निखिल आए हुए हैं क्या? दरअसल आंटी, मैं कुछ कहने जा रही थी कि कहकहों का एक सैलाब कानों से टकराया। आंटी, घर में गेस्ट हैं। हाँ, पार्टी चल रही थी। कोई खास बात? खास बात क्या होगी? यू नो माई हस्बैंड, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। ही इज सो फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सॉरी आंटी, आपको डिस्टर्ब किया, मैं बाद में बात कर लूंगी। कहकर मैंने फोन रख दिया। दरअसल मैं इतनी बड़ी खबर उस समय देना नहीं चाहती थी। उस माहौल में या तो वह गुम ही हो जाती या उसकी संजीदगी ही खत्म हो जाती। मैंने दूसरे दिन सुबह 9 बजे फोन किया। पता चला साहब मेम साहब दोनों सो रहे हैं। पार्टी शायद रात को देर तक चलती रही होगी। दोपहर को मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर आज मैंने रात का इंतजार नहीं किया। शाम को ही फोन कर लिया। सविता नाम सुनकर फिर वो असमंजस में पड़ गई, पर आज याद दिलाना नहीं पड़ा, खुद ही याद आ गया। हाँ बोलो सविता। आंटी, आप बिजी तो नहीं है? बिजी क्या, बस क्लब जाने के लिए तैयार खड़ी हूँ। साहब बहादुर तो गाड़ी में जाकर बैठ ही गए हैं। मैं फोन के लिए रुक गई हूँ। क्षण भर को मैं पसोपेश में पड़ गई, पर फिर सोचा कि बार बार फोन कौन करेगा। जो कुछ कहना है अभी ही कहना है, इसलिए एक सांस में कह गई। आंटी, एक खबर देनी थी। है तो बुरी खबर, पर देनी तो है ना। निक्की चाचा, आई मीन मिस्टर निखिल रायजादा इज नो मोर। 9 तारीख को मॉन्ट्रियल में उनका स्वर्गवास हो गया। ओह, उन्होंने कहा भरी। बीमार थे? जी नहीं, हार्ट अटैक था। मौसिव हार्ट अटैक। ओह, उन्होंने फिर एक आह भरी। एंड ही वॉज ऑल अलोन देयर। सो सैड। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर किसी से कहा, साहब से कहो आ रही हूँ। फिर मुझसे बोली, सविता हम लोग फिर बात करेंगे, चलेगा? साहब बहादुर गाड़ी में जाकर बैठ गए हैं और हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहे हैं। ही इज सो इम्पेशेंट, यू नो। अच्छा, अच्छा, कन्वे माई हार्ट फेल्ट सॉरी टू योर फैमिली। ओके, सी यू। मैंने कहना चाहा कि आंटी, क्या एक दिन निक्की चाचा के सम्मान में आप अपना क्लब जाना स्थगित नहीं कर सकती? इतना तो उनका हक बनता है। पर नहीं कह सकी, क्योंकि उस तरफ से फोन रखा जा चुका था और मैं जानती थी कि इस नंबर पर अब मेरी कभी बात नहीं होगी। रिसीवर यथास्थान रखते हुए मैं कह रही थी, चाचू, सारी जिंदगी तुम प्यार की फसल उगाने का प्रयास करते रहे, पर लगता है सारे बीज तुमने उसर में ही छितरा दिए थे। उनमें से एक भी तो अंकुर नहीं फूटा। चाचा की मृत्यु से भी ज्यादा हृदय विदारक यह सत्य था।